Welcome back, friend, to my YouTube channel. So, hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So, चलिए एक बार फिर से द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल को जानने की कोशिश करते हैं। और ये आज 29 जून का ये एडिटोरियल है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के एडिटोरियल के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हैं G7 के बारे में यहाँ फिर से एक बार एडिटोरियल आया है। तो आइए एक बार इसको फिर से हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि नए व्यूअर्स हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन जरूर कर लें। यहाँ पे थोड़ा देखने को मिला कि जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लाइक नहीं करते, तो देखिए लाइक कर दिया करें, क्योंकि लाइक करने में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि इन यूक्रेन्स शैडोज, ये आज का टॉपिक है। वही सब टॉपिक की बात करें तो कहा जा रहा है कि G7 मीट फ्रेम्ड अ वेस्ट प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट फाइंड वे टू मिटिगेट इट्स फॉल आउट। आइए इसको समझते हैं हिंदी वर्जन में और देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो कहा जा रहा है यूक्रेन की छाया में प्रताप, क्या है इसका मतलब समझेंगे। बताया जा रहा है कि G7 मीटिंग के बाद बताया गया कि एक लंबे संघर्ष की तैयारी करने वाले पश्चिम को फंसाया गया। और आगे यहाँ पे ये बताया गया कि वैश्विक समुदाय को इसके नतीजे को कम से कम करने के तरीके खोजने चाहिए। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और जानते हैं क्या है इस पार्टिकुलर एडिटोरियल में खास। तो देखिए कहा जा रहा है कि जर्मनी एज इन मच ऑफ द वर्ल्ड इन रिसेंट मंथ्स यूक्रेन कास्ट अ लॉन्ग शैडो एट द समिट ऑफ द G7, which was also attended by Prime Minister Narendra Modi and the leader of South Africa and Indonesia, among others. The message was clear: the US and its allies forces a prolonged conflict in Ukraine, and they will continue to support यहाँ पे देख सकते हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की, who made an in-camera appeal to the leaders at the summit via video, and the people of Ukraine in their fight against a militarily superior neighbor. For now, the differences within the G7 with regard to their reliance on Russian commodity exports, especially the dependence on Russian natural gas, have been एक मिनट चलिए थोड़ा आगे कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, यहाँ से देख सकते हैं हैव बीन पुट aside, and the grouping has vowed to elegant and expand targeted sanctions to further restrict Russia access to key industry input, services and technology. With the NATO summit following the G7 meet, the counters of the strategic conversation around यूक्रेन वर लेड आउट। आइए देखते हैं क्या है इस पार्टिकुलर पैराग्राफ का मीन्स और समझने की कोशिश करते हैं हिंदी वर्जन में। तो देखिए यहाँ से बताया जा रहा है कि जैसा कि हाल के महीनों में दुनिया के अधिकांश हिस्सों में यूक्रेन ने लंबी छाया डाली है। G7 के शिखर सम्मेलन में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण अफ्रीका के नेताओं ने भी भाग लिया था और इंडोनेशिया और दूसरों के बीच संदेश स्पष्ट था। अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन में लंबे समय तक संघर्ष की उम्मीद करते हैं, और वे वोलोडिमिर जेलेंस्की, जिन्होंने वीडियो के माध्यम से शिखर सम्मेलन में नेताओं से कैमरे में अपील की और लोगों का समर्थन करना जारी रखेंगे। एक सैन्य रूप से बेहतर पड़ोसी के खिलाफ उनकी लड़ाई में ऐसा बताया गया कि यूक्रेन पीछे नहीं हटेगा। आगे ये कहा जा रहा है कि अभी के लिए रूसी जो कमोडिटी है निर्यात पर उनकी निर्भरता के संबंध में G7 के भीतर मतभेद हैं। विशेष रूप से रूसी प्राकृतिक गैस पर निर्भरता को एक तरफ से रख दिया गया है। और आगे यह भी बताया जा रहा है कि समूह ने संरेखित करने की कसम खाई है और प्रमुख औद्योगिक आदानों, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों तक रूस की पहुंच को और अधिक प्रतिबंधित करने के लिए लक्षित प्रतिबंधों का विस्तार करना है। वहीं आगे कहा जा रहा है कि G7 बैठक के बाद नाटो शिखर सम्मेलन के साथ यूक्रेन के आसपास रणनीतिक बातचीत की रूपरेखा रखे गए थे। चलिए आगे की न्यूज़ यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं।
और नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिटरेटेड न्यू दिल्ली पोजीशन इन अनइक्वोकल टर्म्स देयर मस्ट बी एन इमीडिएट cessation of hostilities in Ukraine and dialogues and diplomacy are the way forward, while the resolve to sideline Russia and support Ukraine for as long as it takes appears to hold firm at the moment. Popular support to act against Moscow may wane as the war drags on. The economy continue to suffer the pain. The fact is that as conflict has progressed, its effects have been felt far beyond Europe. Food and fuel inflation continue to be on the rise and have hit the poorest people and nation the hardest. If as Zelensky reportedly said in his address to the leaders gathered in Bavaria, the conflict gains new momentum in the winter. The global community must find a way to offset the economy and humanitarian crisis that will likely ensue in Europe and beyond. देखते हैं हिंदी वर्जन। यू कैन सी ओवर हियर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली की स्थिति जस्ट अ मिनट ओके स्थिति को स्पष्ट शब्दों में दोहराया। यूक्रेन में शत्रुता को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए और संवाद और कूटनीति ही आगे का रास्ता है, जबकि रूस को दरकिनार करने और यूक्रेन को जब तक यह लगता है का समर्थन करने का संकल्प इस समय दृढ़ प्रतीत होता है। मॉस्को के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लोकप्रिय समर्थन कम हो सकता है क्योंकि युद्ध जारी है और अर्थव्यवस्थाओं को दर्द का सामना करना पड़ रहा है। तथ्य यह है कि जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ा है, इसके प्रभाव यूरोप से कहीं अधिक महसूस किए गए हैं। और आगे यह भी कहा जा रहा है कि खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती रही है। इसने सबसे गरीब लोगों और देशों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। यदि जैसा कि जेलेंस्की ने बवेरिया में एकत्रित नेताओं को अपने संबोधन में कहा था कि सर्दियों में संघर्ष नई गति प्राप्त करता है, तो वैश्विक समुदाय को आर्थिक और मानवीय संकट को दूर करने के तरीके खोजने होंगे जो संभवतः यूरोप में आने वाले हैं। फाइनली लास्ट पैराग्राफ में समझने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है ऑन द इकोनॉमी फ्रंट द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII announced by US President Joe Biden hold promises under it. The G7 has committed to invest $600 billion by 2027 in a host countries, including India, in a critical infrastructure that improves lives and delivers real gains for all of our people. The PGII aims to act as both an alternative and foil to China's Belt and Road Initiative, which has lately has seen as imposing or untenable debt burden on developing economies such as Sri Lanka and Pakistan, along with the reasonable request by India for greater investment by the developing world in clean technology to mitigate climate change. The PGII would help build a more resilient global economy. सो फाइनली देखते हैं इसका कंक्लूजन बताया गया है। कहा जा रहा है कि आर्थिक मोर्चे पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा घोषित ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के लिए साझेदारी वादा रखती है। इसके तहत G7 ने भारत सहित कई देशों में लगभग 2027 तक $600 बिलियन का निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में जो जीवन को बेहतर बनाता है और हमारे सभी लोगों के लिए वास्तविक लाभ प्रदान करता है। PGII का उद्देश्य चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विकल्प और विफल दोनों के रूप में कार्य करना है, जिसे हाल ही में श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर एक अस्थिर ऋण बोझ के रूप में देखा गया है। जलवायु परिवर्तन को कम से कम करने के लिए और विकासशील दुनिया द्वारा स्वच्छ और प्रौद्योगिकियों में औद्योगिक निवेश के लिए भारत द्वारा उचित अनुरोध के साथ PGII के एक अधिक लचीला वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने में मदद कर सकता है।
So hey guys, this was all about the today's editorial, and you can see over here in both language, in Hindi and as well as in English, and I hope this will be understandable to you. So चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरीज हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। सो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।